अब हमें करना है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। ठीक है, एटम और आयन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एटम भाई क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि सोडियम और क्लोरीन के ऊपर बताया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और आयन क्या है, आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, एटम इज केमिकली रिएक्टिव, इनके ऊपर चार्ज बनते ही क्यों है, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या फिर हम ये कहें कि इनर्टनेस या इनर्ट गैसेस या फिर नॉवल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये या तो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो आप आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में सीखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक एटम जो है वो केमिकली रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या गेन कर लेता है तब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, या फिर हम ये कहें केमिकली अनरिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाता है। इन एन एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक बात बताओ, जैसे कि सोडियम की हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 11, और प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 11। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 11, और इतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर कोई एक एटम है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10। लेकिन इसके पास प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 11। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 का 11 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल तब होगा जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या फिर हम ये कहें एटम होगा। ठीक है, तो जो आयन होता है, इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर और स्मॉलर देन द एटॉमिक नंबर। क्लोरीन के पास क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और सोडियम के पास अभी आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा देखिए, साइज ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू द साइज ऑफ देयर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ना ना ना, सिमिलर नहीं, स्मॉलर होगा यहां पर। अच्छा, एटम है, ओके ठीक है। एटम का साइज क्या रहेगा भाई, उसमें ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किए ना गेन किए, तो एटम तो सेम ही रहेगा, साइज सेम रहने वाला, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन आयन में मैंने आपको समझाया था, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो उसका साइज कम हो जाता है। जैसे कि सोडियम के मैंने आपको बताया था, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल। थर्ड शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आउटर मोस्ट शेल से, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी खत्म हो जाती है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो जो कैटायंस है या पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उनका साइज छोटा हो जाता है, और जो एनायंस है या नेगेटिवली चार्ज आयंस है उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो साइज ऑफ एन आयन इज स्मॉलर और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है डिफरेंस, ये याद होने चाहिए आपको। हो सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा कर दे दे, वो कहीं ये बताइए सोडियम एटम और सोडियम आयन में क्या डिफरेंस है। इस बार वो एटम नहीं बोल रहे, इस बार वो क्या बोल रहे हैं, एक एलिमेंट दे दिया उन्होंने, सोडियम। सोडियम को बताइए कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, वो बताना है आपको। ठीक है, कैसे बताओगे भाई, जो सोडियम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन जो सोडियम एटम है वो, सोडियम एटम नहीं भाई, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज। हाँ जी भाई, सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो एटम है वो न्यूट्रल है। सो बेसिकली वो यहां पर Na की बात कर रहे हैं और यहां पर Na प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम एटम इज केमिकली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव है, लेकिन जब ये आयन बन जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, तो ये अनरिएक्टिव हो जाता है।
ठीक है। साइज ऑफ द सोडियम एटम इज लार्ज। देखो इसका जो साइज है वो बड़ा होगा क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाती है, तो इसका साइज छोटा हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एटम का साइज बड़ा होगा, आयन का साइज छोटा होगा। कब? जब पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। और अभी तो हम पर्टिकुलरली एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज सोडियम। एंड सोडियम का आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम इज 11। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। और आयन में कितने होंगे? सोडियम आयन में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर देखिए जरा, फीचर्स ऑफ क्लोरीन एटम एंड आयन। एटम और आयन में क्या डिफरेंस है? क्लोरीन की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, हमें पता है क्लोरीन का जो एटम होता है दैट इज Cl, और क्लोरीन का जो आयन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, या फिर वी कैन से एनायन। जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनायन। और अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है, तो ये है क्लोरीन का एटम और ये है आयन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है जरा देखिए, क्लोरीन के एटम में और आयन में। नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्लोरीन एटम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट ये अनस्टेबल है, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये आयन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। क्लोरीन आयन इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। एटम क्या है? न्यूट्रल, और क्लोरीन आयन इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये अनस्टेबल है, केमिकली रिएक्टिव होता है, ये स्टेबल हो जाता है जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। व्हाट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं जरा समझ लीजिए। क्लोरीन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की आउट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, बट इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुल्ली फिल्ड हो जाती है। आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है 17, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 18। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब इसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। व्हाई? समझिए जरा। बीच में है देखिए न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और फिर थर्ड शेल। यहां पर है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, बट यहां पर है 1 2 3, यहां पर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सो बेसिकली जो क्लोरीन का एटम होता है उसका साइज स्मॉलर होता है, जो आयन है उसका साइज बिगर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमने क्या किया है, एक तो एटम और आयन के बीच में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सोडियम के एटम और आयन। सोडियम के एटम और आयन के डिफरेंस में हमें यह सीखा कि जब कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा या फिर कोई कैटायन होगा तब क्या डिफरेंस है। हो सकता है वो सोडियम की जगह आपको मैग्नीशियम दे दें, हो सकता है वो आपको मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम दे दें। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, या फिर हम ये कहें कैटायंस हैं। सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सिर्फ सोडियम का नाम चेंज होकर मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने आपको बताया नेगेटिवली चार्ज एनायन, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब हो सकता है वो क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन की जगह वो हो सकता है वो आपको नाइट्रोजन दे दे, तो आपके डिफरेंसेस जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस। भाई सिंपल आयन और कंपाउंड आयंस में क्या डिफरेंस है? जैसे कि देखिए, जैसे ये है सोडियम, ये एक एटम है उसके ऊपर चार्ज है, ये सिंपल है। लेकिन अगर मोर देन 1 एटम्स के ऊपर चार्ज हो, जैसे OH नेगेटिव आयन, यहां पर क्या है? मोर देन 1 एटम के ऊपर चार्ज है, तो ऐसे आयंस को हम बोलते हैं कंपाउंड आयंस। ठीक है, सो जरा देखिए, दोज आयन विच
आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम आर कॉल्ड सिंपल आयन, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और अगर दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस, जैसे कि अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयंस एक्सेट्रा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये क्या है आपके कंपाउंड आयंस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको टेबल जो है, ये आपको आयंस याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शंस कराओगे, जब आप केमिकल फॉर्मूले बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको ये याद होने ही चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन सीख सकते हो, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी चल क्या रहा है। तो इसलिए आप 1 या 2 दिन निकाल कर बस बैठकर ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास और ये सारे फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ओरली आपसे सुनूंगा। ये जरा देखिए सोडियम। अब सिंपल सी बात है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। जितने इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। पोटेशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 1 चार्ज होता है, सिल्वर की भी, कॉपर की भी, लिथियम, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज भी क्या आता है 2+ का। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो आप बड़े ही आराम से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर 2+ का चार्ज आ जाता है, और जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर 3 का चार्ज आ जाता है। और ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, मेटल्स हैं। क्या हैं, मेटल। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, इन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स। अब आ जाइए नॉन मेटल्स पे। देखिए ये वैसे तो हाइड्राइड आयन है, हाइड्रोजन का आयन है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोला। ठीक है, तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1। तो ये सारे के सारे इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेटल्स और ये हो गए आपके नॉन मेटल्स, और ये सारे के सारे हैं सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल आयंस। अब आ जाइए कंपाउंड आयंस पे। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। हाइड्रो ऑक्साइड अभी मैंने बताया था, OH नेगेटिव आयन। फिर इसके बाद नाइट्राइल, बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। आपको ये सारे बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। अभी आपको हो सकता है याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट अगर आप 1-2 दिन बैठकर सही से लर्न कर लोगे, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद करनी है। आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, ये है आपका सोडियम एटम। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाँ कोई बात नहीं, ये है सोडियम एटम। इसकी आउटर मोस्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 2,8,1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके चलो बना देते हैं, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बना दिया, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 7 बना दिए। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहां पे एक छोटा सा डॉट बनाया और यहां पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बस ऐसे ही दिखाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ऐसा कर दिया। आप चाहें दोनों को क्रॉस से या चाहे तो दोनों को ही डॉट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या भाई, ये चाहता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जबकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो पाएंगे, जो कि कोई देगा नहीं। फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये दोनों आपस में आकर रिएक्ट करते हैं और जब सोडियम अपनी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अब इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बताओ जरा? 2,8। 1 तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, 8 बचे। और मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। और अगर किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है बेटा? हाँ जी, ध्यान दीजिए, ऐसे समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको जब तक आप ध्यान नहीं देंगे। मैं भगवान थोड़ी ना हूं कि आप उधर देखते रहोगे और मैं आपको समझा दूंगा, है ना? ये तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। गुस्सा दिलाने वाले काम मत करो बेटा, फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत गुस्सा वाले हैं। आप देखो जाके यूट्यूब पे, इधर देखो जरा। तो अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास यहां पर, ठीक है, और 7 इसके खुद के थे भाई। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हाँ जी भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,8। और सबकी टेंडेंसी क्या ही है? सबका मकसद एक ही है, क्या? झिम टपाक ढुम ढुम, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, तो भाई इसकी आउटर मोशन में जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आप ध्यान दे तो ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है नेगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज में भी इसके पास 1 प्लस है और इसके पास 1 नेगेटिव है। तो ये दोनों ही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे? एक न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल मतलब NaCl। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो फिर ये क्या कर जाते हैं? एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, ये NaCl क्या है पता है ना आप लोगों को? जो आप खाने में रोज खाते हो, नमक, टाटा नमक, देश का नमक भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाने के बाद बनते हैं, इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयंस बनने के बाद कंपाउंड बनता है। अच्छा, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली जनरली ये क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि आप सॉल्ट उठा के देख लो, ऐसे टच करोगे तो आपको क्रिस्टल्स फील होंगे, तो वो क्या है? सॉलिड्स तो हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड्स फॉर्म करते हैं, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी स्ट्रांग रहती है। ये जो आयनिक बॉन्ड है काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड कब बनेगा? जब कैल्शियम का आयन और ऑक्सीजन का आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही मैग्नीशियम और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन, अभी बताया मैंने Na है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से बाकी सारे के सारे आयंस जब रिएक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और ये आपको बिल्कुल ओरली याद होना चाहिए। कैसे हो सकता है वो आपसे ये कहे कि पोटेशियम क्लोराइड ये रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अब आपको जब याद होगा भाई पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, तभी आप लिख पाओगे, तभी उस रिएक्शन को कर पाओगे, तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना तो ये कहोगे भाई क्या हो गया? झीम टपाक धमधम। समझ गए? इसलिए ये याद होना जरूरी है। ऑल दी आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम ये था आपका मेटल, क्लोरीन ये था आपका नॉन मेटल, ये आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियस सी बात है हमेशा रहती हैं, उसमें से एक एक्सेप्शन है आपका अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम का जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है
और क्लोरीन का जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पर आयनिक कंपाउंड बन रहा है बट बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्सेप्शन पूछ सकते हैं वो आपसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ टू नॉन मेटेलिक आयंस। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। विच इज एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल्स। ये एक इकलौता ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो नॉन मेटल से मिलकर बना है, अदरवाइज हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस that produces an electrically neutral unit is called formula unit of ionic compound. What does it mean? The formula unit of ionic compound is the smallest unit of that compound. It is equivalent to the molecular of that compound. Simply वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आप सॉल्ट खाते हो तो क्या आप एक सोडियम और एक क्लोरीन खाते हो? नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस आपके बॉडी में सोडियम एंड क्लोरीन के आयंस जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मिलकर उस पूरे सॉल्ट की बनने की शुरुआत हुई, वो क्या था आपका? सोडियम क्लोराइड का ये स्मॉलेस्ट फॉर्मूला। ये एक सोडियम क्लोराइड है, इसी के साथ हो सकता है एक और सोडियम क्लोराइड लग गया होगा नीचे, एक ऊपर लग गया होगा सोडियम क्लोराइड, एक इधर लग गया होगा सोडियम क्लोराइड, एक इधर लग गया होगा सोडियम क्लोराइड, एक इधर लग गया हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बहुत सारे सोडियम क्लोराइड इकट्ठे हुए और फिर आपने उसको कंज्यूम किया। बट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सिंगल यूनिट NaCl। ठीक है, NaCl NaCl NaCl, बहुत सारे NaCl इकट्ठे हुए तब आपकी बॉडी में सॉल्ट गया। ठीक है, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ये इसका फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट मतलब सिंगल। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? इसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि वो आपसे कहेंगे भाई बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है भाई साहब, हाँ जी, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, वरना तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। यहां पर देखो एक सोडियम है तो मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ क्लोरीन, इन दोनों का अगर आपको मास याद है तभी आप कुछ कर पाओगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 8.5 U। सिंपल सी बात है भाई, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी का सम निकाल दीजिए, वही आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। इजी। जैसे हो सकता है वो वाटर का पूछे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये मैंने पहले भी कराया ना शायद, हाँ जी भाई, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है भाई, 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 into 1 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? हाँ जी 16। ठीक है, तो ऐड करो कितना आ जाएगा? 18U। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको कोई भी फॉर्मूला देंगे, इसी को क्या बोलता है? इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे निकालते हैं? यहां पर पढ़िए जरा,
द फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट दी फॉर्मूला यूनिट मास, या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रही बात या नहीं? हाँ जी, आपको नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है, अब बात करते हैं जी केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिए। The chemical formula of compound represent the composition of a molecule of compound in terms of symbols of the element। क्या कहना चाह रहे हैं वो? जैसे कि मैं आपसे बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या बता रहा है? इसका जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, वो आपको एक तो बताएगा इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, साथ के साथ इसमें कॉम्पोजिशन भी बताएगा। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? कितने इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने इसमें सल्फर प्रेजेंट है और कितने इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। पहली चीज बताएगा कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 सल्फर प्रेजेंट है एंड 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन या फिर हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड टेल्स अस द किंग ऑफ लिंक, लिंक होगा भाई, किंग नहीं, लिंक ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने कितने एटम्स उसके प्रेजेंट है, ये बताता है। ठीक है। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये हमें नीचे दिए हुए हैं। देखो केमिकल फॉर्मूला दो तरीके होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक आयनिक कंपाउंड। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी हेल्प करेगा केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में। ठीक है। अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ लीजिए फॉर्मूला बनाना आ ही नहीं सकता। और अगर ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है वो खेल बन जाएगी। ठीक है। तो बहुत ध्यान देना। पहले आप डेफिनेशन को समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी एलिमेंट है इस वर्ल्ड में, वो ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में या तो अगर फर्स्ट शेल है तब तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ऐसा सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, अंदर कितने भी प्रेजेंट हो कोई लेना देना नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या होती है भाई, केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले जरा ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट with atoms of other elements in order to acquire 8 elements या octet electronic configuration of inert gas is called valency of। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, क्या है अभी आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल मेटल्स की वैलेंसी को जरा समझिए, ये दी हुई है, मैं आपको अलग से समझा देता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं भाई 2,8,1। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है। जब ये अपनी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसकी जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस वाली बन गई या फिर हम ये कहें आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बताओ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी इज 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। अब ये क्या करेगा भाई, ये अपनी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 2,8। अब इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कब आए, जब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2। तो जितने इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वही उसकी क्या है, वैलेंसी। इसकी वैलेंसी +1 मानी जाएगी, इसकी वैलेंसी +2 मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, विच इज 2,8,3। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 8। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, नोबल गैस वाली, या फिर हम ये कहें ये स्टेबल हो गया। अब इसे अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़े, 3। याद रखना, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। या तो 1 करेगा लूज, या 2 लूज करेगा, या मैक्सिमम 3 लूज करेगा, उससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये कुछ चीजों की वैलेंसी दी हुई है। जैसे कि लिथियम की हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। तो ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो ये स्टेबल हो जाता है। तो इसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की, सिल्वर की 1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, सिल्वर 1 2 3 कहां गया, कॉपर, ये रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हो, हाँ सही है। कॉपर की वैलेंसी पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। अभी आप आगे टॉपिक्स पढ़ोगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में, तो वहां पे ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको लर्न करना है। ठीक है। तो ये हैं सारी वैलेंसीज जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शंस कर पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही? जितनी भी टेबल्स आ रही है ये समझ लो, चाहे 1 हफ्ते बैठना पड़े, लेकिन बैठकर हर एक चीज लर्न करनी ही करनी है, अगर आप अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। वरना बच्चों से फिजिक्स हो जाती है, बायोलॉजी हो जाती है, केमिस्ट्री नहीं हो पाती है। ठीक है। 10th में तो और ज्यादा टफ हो जाएगी। ये बेस है उसका। ये नॉन मेटल्स की वैलेंसी है। मेटल्स की वैलेंसी पॉजिटिव रहती है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव रहती है। ठीक है जी, याद रखना। ये आपको टेबल्स, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ये टेबल्स अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, नोट कीजिए।